कोई मलाल आपके दिमाग में रहा कि 2017 में आपको 2017 या 2022 में आप विधायक ना बन पाए इस वजह से? नहीं, कोई मलाल तो नहीं है। जितना मिला है उसके लिए ही भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है। जी 17 में जीतता मैं चुनाव, विधायक बनता तो जनता की सेवा करने का अवसर मिलता। अब ये तो जनता तय करती है कि कितना संतुष्ट है, कितना नहीं है। जी तो जो लोग उपलब्ध हैं विधायक जी या जनप्रतिनिधि या सांसद, तो वो लोकप्रिय हैं, जी। और जो नहीं उपलब्ध हैं वही अलोकप्रिय हो जाते हैं। तो आपके एंड से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जनता आपको क्यों चुने, और साथ में आप जनता के लिए पहले आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी यदि भारतीय जनता पार्टी आपको 2027 में टिकट देती है और आप चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, तो आपकी प्रायोरिटीज क्या क्या होंगी? ये सारे कई क्वेश्चन हमने इसमें मर्ज कर दिए हैं, इसका जब जवाब मैं अपने हिसाब से। 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा था जी तो हर गांव जी और हर मोहल्ले में मैं गया था, और गांव के और मोहल्ले के हर घर तक भी गया था। हमारे पिताजी ब्लॉक प्रमुख थे, हमारी माँ ब्लॉक प्रमुख थी, हमारी वाइफ ब्लॉक प्रमुख थी, और मैं भी ब्लॉक प्रमुख हूँ। जैसे मैं बताऊँ आपको, नौवा गढ़ही है, बक्सीपुरा का आपको भी मालूम होगा रास्ते का प्रॉब्लम है, सूफीपुरा के भी कुछ हिस्सों में जो है इस तरह की समस्याएं हैं। तो यही मेन समस्याएं हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज तो बहराइच में बन गया, अस्पताल था, मेडिकल कॉलेज में तब्दील हो गया वो, लेकिन आज बहुत लंबे समय से, इतने 50 साल हो गए, लेकिन आज तक हमारे पास कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट नहीं है, न्यूरोलॉजी का कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। चीज़ें, मशीनें अगर आ गई हैं तो उनके टेक्नीशियन नहीं हैं। तो जनप्रतिनिधियों को ये उठाना चाहिए और इन समस्याओं से जनता को निजात दिलाना चाहिए। और जनता के बीच में, जनता, चूँकि आप विधायक हो या सांसद हो या ब्लॉक प्रमुख कोई भी हो, वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। तो जनता के प्रतिनिधि हैं तो आप जनता के बीच में उपलब्ध होंगे, जनता की परेशानी जानेंगे, तभी तो जनता के प्रतिनिधि होंगे। अगर आप मिलेंगे ही नहीं उनसे तो आप जनता के प्रतिनिधि कैसे रहेंगे? तो मैं चाहता हूँ कि सही मायने में जनता का प्रतिनिधि रहूँ, जनता की आवाज़ बनूँ। कि आप 2012 में शायद आप पयागपुर विधानसभा से चुनाव लड़े थे, 2017 में आप बहराइच विधानसभा से चुनाव लड़े थे, तो 2027 में पब्लिक क्या समझेगी? कि आप सदर से लड़ेंगे, पयागपुर से लड़ेंगे या किसी और क्षेत्र को चुनेंगे? मैं बहराइच से ही लड़ूंगा। जी, सदर बहराइच से लड़ेंगे। हाँ, आपकी बहराइच से यूएसपी के बारे लड़ूंगा। में सर? और पयागपुर से मेरा कोई, ना मैं टिकट मांग रहा हूँ, ना मेरी कोई वहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी है। जी, बहराइच से ही लड़ना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने टिकट मांगा है। 2022 में आप चुनाव नहीं लड़े, लेकिन आपने पार्टी के प्रत्याशी को मदद किया, तो दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ तो मलाल रहता है इंसान के व्यक्तित्व में कि हाँ, शायद हमको टिकट मिला होता तो हम प्रत्याशी बनते, हम जीतते। तो उसमें क्या, अब मान लीजिए यदि 27 में आपको अगर टिकट नहीं मिलता है, वैसे तो उम्मीद की जा रही है कि आपको टिकट मिलेगा, यदि भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं मिलता है, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की मदद करेंगे, साथ उनके रहेंगे, या किसी और पार्टी में तलाश करेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिनको टिकट मिलेगा जी उन्हीं के साथ रहेंगे और उनकी मदद करेंगे। और हमारे ब्लॉक में 2 विधानसभाएं पड़ती हैं, जी। पयागपुर और बहराइच, दोनों विधानसभाओं से भारतीय जनता पार्टी को ही जितवाएंगे। ये जब तक के कोई जनप्रतिनिधि नहीं होता है, तब तक उसके दिमाग में होती है कि ये समस्याएं हैं, लेकिन जिस दिन वो जनप्रतिनिधि बन जाता है, विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, कोई एक अच्छे एक कैडर का नेता बन जाता है, उस समय ये चीजें भूल जाती हैं। तो क्या हम इस बात को मान के चलें कि आप उस कैडर में नहीं आएंगे, आप पब्लिक से जुड़ा हो, जैसा आपका आज बना हुआ वो हमेशा बना रहेगा? ऐसा है कि आपकी बात सही है कि लोगों में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई होगी। जी नहीं, कोई नहीं रहा। जैसे 17 का चुनाव ऐसा था, वो अलग मिजाज का चुनाव था। 22 का चुनाव भी ऐसा था, जी जहां व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ा था, वहां पार्टियां लड़ी थी। एक तरफ भाजपा के वोट थे और दूसरी भाजपा विरोधी वोट थे। अगर 27 में हमको मौका मिलेगा, मैं चुनाव लड़ूंगा, जी तो मैं ऐसा वोट भी पाऊंगा जो भारतीय जनता पार्टी का फिक्स वोट नहीं है, या हमारे प्रत्याशी रहने पर ही मुझे मिलेगा, नहीं तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। एक बहराइच के करणी सेना के नेता अपने आपको खुद को कहते हैं, पदाधिकारी बताते हैं, उन्होंने आप पे आरोप लगाया है कि वो आप दिन में जो है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात करते हैं, रात में आप समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। जी अब उनको अब वो करणी सेना के हैं कि कौन सी सेना के हैं तो हमें नहीं मालूम, लेकिन अब उनको ऐसा लगता होगा तो उनको प्रमाण भी देना चाहिए जिनको लगता है। और अब कोई क्या कह रहा है, मैं उसके सबके जवाब, ऐरा गैरा नत्थू गैरा के जवाब देना तो मैं उचित नहीं समझता हूँ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा और आज हमारे साथ बहराइच में एक ऐसी शख्सियत है हमारे पॉडकास्ट में जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनका नाम है अजीत प्रताप सिंह जी, जो कि ब्लॉक प्रमुख भी हैं हुजूरपुर से, और 2017 में बहराइच विधानसभा से ये प्रत्याशी भी रह चुके हैं बहुजन समाजवादी पार्टी से,
2022 में इन्होंने भाजपा के विधायक जो हैं, इसमें सदर विधायक हैं और प्रयागपुर क्षेत्र से जो विधायक हैं सुभाष त्रिपाठी जी, इन सब की बहुत तरीके से मदद की। साथ में चुनाव में ये इनकी अच्छी भूमिका रहती है और एक जमीन पे इनका बहुत ही जो आप कहेंगे जमीन इनकी बहुत बेहतर जमीन है आपकी बहराइच शहर में और आसपास के इलाकों में इनकी एक बहुत अच्छी छवि मानी जाती है। बहराइच के बहुत ही कद्दावर नेता श्री अजीत प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। इनसे कुछ बात करते हैं पॉडकास्ट के माध्यम से, इनके बारे में जानते हैं 2027 में क्या क्या इनके मुद्दे रहेंगे, क्या प्रत्याशी बनने के बाद में ये क्या काम करेंगे, इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के अजीत जी से। सर बताएं, पहले तो जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक संघर्ष काफी लंबा रहा, काफी लंबे समय से आप रहे राजनीति में। पहले आप प्रमुख रहे, फिर प्रमुख रहे, कई बार आप प्रमुख रहे, उसके साथ में जनता से जुड़ाव आपका रहा और जनता से जुड़ाव इस कदर आपका रहा कि 2017 का चुनाव जो मुझे याद है, जब आपने बहुजन समाजवादी पार्टी से लड़ा था, उस समय जब आप चुनाव लड़े थे तो आप बहुत टफ कॉम्पोनेंट आपने दिया था अपने प्रत्याशी को। जो आपके अपोनेंट थे, चाहे समाजवादी पार्टी से यासर शाह रहे हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी से अनुपमा जायसवाल जी रही हों, दोनों को बहुत अच्छा टफ कॉम्पोनेंट आपने दिया था। और कहीं ना कहीं पब्लिक ये सोच रही थी कि उस समय यदि आपको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला होता तो आप आज बहराइच सदर के विधायक बनकर चुने होते और पब्लिक में कुछ और ही बात होती। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कोई मलाल आपके दिमाग में रहा कि 2017 में आपको 2017 या 2022 में आप विधायक ना बन पाए इस वजह से? नहीं, कोई मलाल तो नहीं है। जितना मिला है उसके लिए ही भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। जितना मिला है उतना कम नहीं मिला है। और अगर 17 में जीतता, मैं चुनाव विधायक बनता तो जनता की सेवा करने का अवसर मिलता। 17 से लेके 22 तक और 22 का फिर 27 तक ये भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं बहराइच में और सब अपने अपने हिसाब से काम करते ही हैं। अब ये तो जनता तय करती है कि कितना संतुष्ट है कितना नहीं है। आप जब ब्लॉक प्रमुख पहली बार बने थे फर्स्ट टाइम, उस समय आपने जो काम किए, अपने क्षेत्र में मुख्य काम किए, जिससे एक पब्लिक को एक डोमेन में दिखता है कि हाँ इस प्रत्याशी के अंदर गंभीर विचारधारा है और इस काम को धरातल पर उतार सकता है। जैसा कि विधानसभा में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ विधायक जो बनेंगे हमारे, उन विधायक से बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। तो आप प्रमुख के क्षेत्र का एक्सपीरियंस में यूज करेंगे, उसमें अपने जो प्रमुख कार्य रहे हैं प्रमुख में आपने, उसमें बताना चाहेंगे आप? देखिए, जो राजनीति में जो लोग भी हैं जी, उनको एक तो अवेलेबल रहना चाहिए। जी, अवेलेबल रहने का, जैसे आप अपने घर पर अवेलेबल हों, अपने ऑफिस में अवेलेबल हों, जहाँ कहीं पर भी आपका जी, इस तरह का सेटअप हो। इसके अलावा आजकल क्योंकि दूरसंचार और इसके बहुत विकास हुआ है, तो आप टेलीफोन पर भी उपलब्ध होना चाहिए। जी, तो जो लोग उपलब्ध हैं, विधायक जी, या जनप्रतिनिधि या सांसद, तो वो लोकप्रिय हैं जी, और जो नहीं उपलब्ध हैं वही अलोकप्रिय हो जाते हैं। और जो भी जनता की सरकार की, जो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है तमाम बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं पहले से चला ही रही है। उन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को अधिक से अधिक मिले, बस यही प्रयास करना चाहिए सारे लोगों को। मैं भी यही करूँगा। 2027 में आप क्या भूमिका देख रहे हैं बहराइच में सदर विधानसभा से या प्रयागपुर विधानसभा से? जनता आपको विधायक क्यों चुने? सबसे पहला सवाल तो ये है जनता की, जनता आपको विधायक क्यों चुने? आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी क्षेत्र के विषय में और जनता के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? कुछ ऐसे हमेशा मुद्दे होते हैं जो जनता में आप जाते होंगे एज ए पब्लिक, अगर डोमेन आप सोचेंगे तो पब्लिक को लगता है ये काम अधूरा रह गया, लेकिन एक प्रत्याशी के नाते, एक विधायक के नाते, एक किसी भी पार्टी का नेता होने के नाते जब आदमी देखता है तो उसको बहुत सी चीजें नजर नहीं आती हैं। तो एक, चूंकि आप पब्लिक में हमेशा उपलब्ध रहते हैं, अभी यहाँ पॉडकास्ट शुरू होने से पहले जैसा मैं देख रहा था कि काफी संख्या में लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, उनके मसले आप जैसे कोर्ट में टेबल निपटती है, आप ऐसे बैठ के निपटा देते हैं, चुटकियों में निपटा देते हैं चीजों को, और काफी लोगों का उत्साह और आपके प्रति स्नेह भी है। तो इन चीजों को देखने को हर आदमी इस बात को समझता है। तो आपके एंड से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जनता आपको क्यों चुने और साथ में आप जनता के लिए पहले आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी? यदि भारतीय जनता पार्टी आपको 2027 में टिकट देती है और आप चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज क्या क्या होंगी? ये सारे कई क्वेश्चन हमने इसमें मर्ज कर दिए हैं। इसका जब मैं 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा था जी, तो हर गांव जी, और हर मोहल्ले में मैं गया था और गांव के और मोहल्ले के हर घर तक भी गया था। तो मुझे कोई भी मोहल्ला, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसके बारे में, जो वहाँ की ज़रूरत है और जो आवश्यकताएं थी उसके बारे में जानकारी ना हो। जानकारी पूरी तरह से है। और उससे पहले से चूँकि हमारे पिताजी ब्लॉक प्रमुख थे, हमारी माँ ब्लॉक प्रमुख थी, हमारी वाइफ ब्लॉक प्रमुख थी,
और मैं भी ब्लॉक प्रमुख हूँ। जिला पंचायत सदस्य भी मेरी वाइफ रही हैं, 2 बार मैं रहा हूँ। तो इस तरह से हम जनता के बीच में तो हमेशा रहे ही हैं। मेरे बाबा भी 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे थे। तो हम लोग यहाँ ही तो जो इलाका है, ये बहराइच विधानसभा का खास तौर पे जो ये हम लोग का घर जैसा है, हम सब जगह जाते रहते हैं। तो हमको शादी विवाह में, सुख दुख में, सब में मैं शामिल होता हूँ। तो इससे मेरी जो वहाँ की समस्याएं हैं उनकी सभी की जानकारी है। जैसे मैं बताऊँ आपको, नौवा गढ़ही है, बक्सीपुरा का आपको भी मालूम होगा, रास्ते का प्रॉब्लम है, वहाँ पानी भरता है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। यही नौवा गढ़ही और घसियारीपुरा में है। यही डफालीपुरवा और सरस्वती नगर में है। सूफीपुरा के भी कुछ हिस्सों में जो है इस तरह की समस्याएं हैं। तो यही मेन समस्याएं हैं। बिजली की समस्याएं हैं लोगों को गांव में जहां तक नहीं पहुंची। हालांकि सौभाग्य योजना से काफ़ी गांव में काफ़ी जगहें आच्छादित हो गई हैं। तो इस तरह की समस्याएं हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज तो बहराइच में बन गया, अस्पताल था, मेडिकल कॉलेज में तब्दील हो गया वो, लेकिन आज बहुत लंबे समय से, इतने 50 साल हो गए, लेकिन आज तक हमारे पास कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट नहीं है, न्यूरोलॉजी का कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। और जैसे सिटी स्कैन है, एमआरआई है, इस तरह की जो स्पेशलिटी वाली मशीनें हैं, चीज़ें, मशीनें अगर आ गई हैं तो उनके टेक्नीशियन नहीं हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम है और इसको जनप्रतिनिधियों को ये उठाना चाहिए और इन समस्याओं से जनता को निजात दिलाना चाहिए। और जनता के बीच में, जनता, चूँकि आप विधायक हो या सांसद हो या ब्लॉक प्रमुख कोई भी हो, वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। तो जनता के प्रतिनिधि हैं तो आप जनता के बीच में उपलब्ध होंगे, जनता की परेशानी जानेंगे, तभी तो जनता के प्रतिनिधि होंगे। अगर आप मिलेंगे ही नहीं उनसे तो आप जनता के प्रतिनिधि कैसे रहेंगे? तो मैं चाहता हूँ कि सही मायने में जनता का प्रतिनिधि रहूँ, जनता की आवाज़ बनूँ। ये क्वालिटी हर जन नेता की होनी चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि आपकी उपलब्धता ही सबसे सर्वोपरि है, और जो समस्याएं हैं सदर विधानसभा का या बहराइच क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उन पे आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। आपकी यूएसपी, स्पेशली मैं क्या मानूं कि आपकी यूएसपी क्या है, राजनीतिक क्षेत्र की यूएसपी क्या है, पब्लिक में जाकर के यूएसपी आप क्या क्या करना चाहेंगे। प्लस दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आप 2012 में शायद आप पयागपुर विधानसभा से चुनाव लड़े थे, 2017 में आप बहराइच विधानसभा से चुनाव लड़े थे, तो 2027 में पब्लिक क्या समझेगी, तब सदर से लड़ेंगे, पयागपुर से लड़ेंगे या किसी और क्षेत्र को चुनेंगे? मैं बहराइच से ही लड़ूंगा। जी, सदर बहराइच से लड़ेंगे। हाँ, आपकी बहराइच से यूएसपी के बारे लड़ूंगा। में सर? और पयागपुर से मेरा कोई ना, मैं टिकट मांग रहा हूँ ना मेरी कोई वहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी है। जी, बहराइच से ही लड़ना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने टिकट मांगा है। और जनता के बीच में उपलब्ध रहना, और जो जनता की समस्याएं हैं, जैसे हमने मोहल्लों के नाम लिए, इन मोहल्लों में जल भराव की स्थिति हाँ, जल भराव की रहती स्थिति है, बहुत खराब रहती है। रोज लोग लिखते हैं। अभी एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके पिताजी का देहांत हो गया, उनको समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, और कोई हार्ट का यहाँ स्पेशलिस्ट नहीं था, इसलिए हो गया। इस तरह से, क्योंकि वो कार्यकर्ता थे तो उन्होंने काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। इस तरह से बहुत से लोगों को ये समस्याएं रहती हैं जिनको समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। तो ये चीज़ें सही तरीके से लोगों को मिलें। अच्छा भैया, एक बात बताइए आप कि जैसे 2017 में चुनाव लड़े बसपा से, 2022 में आप लड़ना चाह रहे थे कि भाजपा से टिकट आपको मिले, 2022 में आप चुनाव नहीं लड़े, लेकिन आपने पार्टी के प्रत्याशी को मदद किया, तो दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ तो मलाल रहता है इंसान के व्यक्तित्व में कि हाँ शायद हमको टिकट मिला होता तो हम प्रत्याशी बनते, हम जीतते। तो उसमें क्या, अब मान लिया यदि 27 में आपको अगर टिकट नहीं मिलता है, वैसे तो उम्मीद की जा रही है कि आपको टिकट मिलेगा, यदि भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की मदद करेंगे, साथ उनके रहेंगे, या किसी और पार्टी में तलाश करेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिनको टिकट मिलेगा जी, उन्हीं के साथ रहेंगे और उनकी मदद करेंगे। और हमारे ब्लॉक में 2 विधानसभाएं पड़ती हैं, जी, पयागपुर और बहराइच, दोनों विधानसभाओं से भारतीय जनता पार्टी को ही जितवाएंगे। बिल्कुल। ये एक अच्छे कार्यकर्ता की आपने पहचान दिया। चुनाव के समय नेता घर घर जाते हैं लेकिन बाद में नजर नहीं आते हैं, और उस समय जैसा कि आपका जुड़ाव रहा है, पब्लिक से जुड़ाव रहा है, अभी मैंने देखा, और तमाम बहराइच के तमाम जो पब्लिक है वो जानती है कि हाँ आप कौन हैं, आप कैसे जुड़ाव रहता है। जैसे आपने छोटी छोटी समस्याओं के बारे में उठाया, जैसे जल भराव की समस्या उठाई, मेडिकल कॉलेज में जो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है उनकी समस्या उठाए। इन समस्याओं को उठाने के लिए दिमाग में आपने जो जो प्रश्न उठाए हैं, ये जब तक कि कोई जनप्रतिनिधि नहीं होता है तब तक उसके दिमाग में होती है कि ये समस्याएं हैं, लेकिन जिस दिन वो जनप्रतिनिधि बन जाता है, विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, कोई एक अच्छे एक कैडर का नेता बन जाता है, उस समय ये चीजें भूल जाती हैं। तो
क्या हम इस बात को मान के चलें कि आप उस कैडर में नहीं आएंगे, आप पब्लिक से जुड़ा हो, जैसा आपका आज बना हुआ वो हमेशा बना रहेगा? ऐसा है कि आपकी बात सही है कि लोगों में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई होगी, जी। लेकिन आप मेरे घर पर आए हैं और मेरी आप स्थिति देख रहे हैं कि हम लोगों को कोई बहुत ऐसी आवश्यकता इसलिए नहीं राजनीति करनी है कि हमें यहाँ से ये मेरे धन अर्जन का जो है स्रोत बनेगा। भगवान ने पहले से इतना दे रखा है कि ये न करके जो जन सेवा ही जो मूल उद्देश्य है, उसके लिए हम लोग राजनीति में आए। और राजनीति में हम अचानक नहीं आए। मेरे पिताजी राजनीति में नहीं थे कि आ गए हों अचानक। मैं तो छात्र राजनीति से इसमें आया। मैंने अपना कैरियर ही राजनीति के तौर पे चुना। मैंने 1994 में डिग्री कॉलेज का चुनाव लड़ा और तब से लेके आज तक मैं किसी न किसी रूप में लोकतंत्र का जो है, खाली लोकसभा के चुनाव मैंने नहीं लड़ा है और बाकी सारा चुनाव मैंने लड़ लिया है। लगभग सारे चुनाव लड़ चुके हाँ, हैं। लड़ चुके हैं। छात्र संघ से लेकर करके हाँ, आप हाँ, विधानसभा विधायिका तक का प्रधान चुनाव का, लड़ चुके क्षेत्र हैं। पंचायत सदस्य का और जी। ब्लॉक प्रमुख का, जिला लगभग चुनाव में पंचायत आपने का। जीत दर्ज की। हाँ, सब में जितनी विधानसभा में नहीं जीत पाया हूँ। जी। तो नहीं जीत पाने का 2017 के चुनाव जब आपकी हार हुई थी, या आप कह सकते हैं कि आप बसपा से लड़े, अच्छी आपने लड़ाई लड़ी। उस समय ग्राउंड लेवल, ग्रासरूट लेवल पे देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी का बहुत ज्यादा उस पे जो है पब्लिक कैंपेनिंग बहुत फीकी थी उस समय, कह सकते हैं आप, और बहुत अच्छी मतलब उसकी स्थिति नहीं थी। उसके बावजूद आप बहुत अच्छा लड़े। तो क्या 2017 चुनाव हारने का कोई मलाल रहा, या क्या वजह रही उस समय, आपको क्या लगता नहीं, है? कोई नहीं रहा। जैसे 17 का चुनाव ऐसा था, वो अलग मिजाज का चुनाव था। 22 का चुनाव भी ऐसा था, जी। जहां व्यक्ति की चुनाव नहीं लड़ा था, वहां पार्टियां लड़ी थी। एक तरफ भाजपा के वोट थे और दूसरी भाजपा विरोधी वोट थे। तो ऐसे ही चुनाव 17 का रहा, ऐसे चुनाव 22 का रहा, 2017 12 का चुनाव भी ऐसे ही रहा। लगभग 12 का चुनाव ऐसा रहा। तो व्यक्तिवादी चुनाव बहुत ज्यादा नहीं रहा। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव तो हाँ, लहर के चुनाव पूरी होते ही तरह हैं, से पार्टी बेस्ड रहा। पार्टी बेस्ड चुनाव होते लेकिन हैं। इस बार का जो 27 का चुनाव होगा, पार्टी का वोट रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक निश्चित वोट बैंक है, और दूसरा जो है कोई वोट बैंक नहीं है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विरोधी वोट बैंक है। तो वो एक तो फिक्स वोट है, किसी को भी लड़ा दीजिए, 50-60 हजार वोट है, वो हर किसी को मिलेगा। लेकिन हम लोग अगर 27 में हमको मौका मिलेगा, मैं चुनाव लड़ूंगा, तो मैं ऐसा वोट भी पाऊंगा जो भारतीय जनता पार्टी का फिक्स वोट नहीं है, या हमारे प्रत्याशी रहने पर ही मुझे मिलेगा, नहीं तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि मैं उनसे जुड़ा हूँ। जैसे समाजवादी पार्टी का वोट क्या है? धर्म आधारित और जाति आधारित वोट है, और भारतीय जनता पार्टी का उसके जो वोट है उसके अगेंस्ट वो वोट है। धर्म आधारित वोट तो भारतीय जनता पार्टी का भी है। नहीं, धर्म आधारित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वोट भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता है। नहीं, मिलता तो जरूर और है। भारतीय जनता पार्टी का जो विरोधी वोट है, वो किसी एक पार्टी को नहीं मिलता है। वो अगर समाजवादी पार्टी लड़ेगी तो उसको दे देंगे, अगर एआईएम लड़ाई में आ जाएगी तो उसको दे देंगे, कांग्रेस लड़ाई में आ जाएगी कांग्रेस को दे देंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में देंगे, पूरे देश में देख लीजिए। वो तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट वोट उत्तर प्रदेश में करते हैं, वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी को करते हैं जी। और अगर मध्य प्रदेश में जाएंगे तो कांग्रेस को करेंगे, वो पर्टिकुलर किसी एक दिल्ली में जाएंगे तो आम आदमी पार्टी को करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही करता है। ये भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। लेकिन अब आपको कहीं नहीं लग रहा है कि 2024 का जो चुनाव हुआ, अखिलेश यादव हमेशा पीडीए की बात करते हैं, लेकिन वो उनका स्टैंड क्लियर नहीं कि पीडीए का एक्चुअल मीनिंग है क्या। एक तो वो पीडीए कहते हैं पिछड़ा दलित आदिवासी, कभी कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कभी वो पीड़ित दुखी अगड़े। तो इन चीजों पे उनका जो है स्टैंड क्लियर नहीं है। लेकिन बीजेपी का चूंकि स्टैंड हमेशा से क्लियर रहता है कि हाँ, उनको जैसी राजनीति करनी है वैसी राजनीति करनी है, और साथ में ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि सबका साथ सबका विकास। उस मुद्दे पे ना जाकर के मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आपकी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, उस पार्टी में आप जो पिछला 2024 का चुनाव रहा, उसमें कुछ गलतियां हुई जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और उनकी सीटें लोकसभा में बहुत कम हुई। अयोध्या से लोकसभा सीट हारी भारतीय जनता पार्टी, कई आपके नजदीक में बगल में श्रावस्ती पड़ता है, श्रावस्ती से लोकसभा सीट हारी, और बहराइच की सीट जीत गई। मान लिया जीत गई, बहराइच के बहुत सारे आपके कैसरगंज की सीटें जीत गई, बाराबंकी की सीट हार गई। ऐसे कई सारी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो क्या गलतियां हुई थी? क्या उस पीडीए का जो मैटर था, उस पीडीए के मैटर को रिकवर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में 2027 के चुनाव में कवर कर पाएगी? आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो इक्वेशन की वजह से हार गए थे जी। चुनाव में। तो सबका वोट फिक्स ही था, लेकिन कुछ इक्वेशन जो बनती है, चुनावी गणित होती है, जो 4-5-7% फ्लोटिंग वोट होता है, तो लास्ट में डिसाइड करता है। भारतीय जनता पार्टी मेरे ख्याल से, मेरे छोटे मुंह बड़ी बात होगी कि वो फ्लोटिंग वोट उत्तर प्रदेश में मैनेज नहीं हो पाया, और उसके कई कारण रहे।
कुछ लोगों के भाषणबाजी रही, कुछ बयानबाजी रहे, कोई टिकट वितरण रहा। जी। अभी बहराइच सदर में सोशल मीडिया पे काफी एक चर्चा चलती रहती है, जिसके बारे में शायद आप अवगत भी हों। एक बहराइच के करणी सेना के नेता अपने आप को खुद को कहते हैं, पदाधिकारी बताते हैं। उन्होंने आप पे आरोप लगाया है कि वो आप दिन में जो है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात करते हैं, रात में आप समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब जितने मुँह उतनी बातें होती हैं। जी। अब उनको अब वो करणी सेना के हैं कि कौन सी सेना के हैं तो हमें नहीं मालूम, लेकिन अब उनको ऐसा लगता होगा तो उनको प्रमाण भी देना चाहिए जिनको लगता है। और अब कोई क्या कह रहा है, मैं उसके सबके जवाब ऐरा गैरा नत्थु गैरा के जवाब देना तो मैं उचित नहीं समझता हूँ। चलिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 2027 में यदि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है, तो आपकी शुरुआती 100 दिनों में आप जीतते हैं, यदि जीतते हैं, भारतीय जनता पार्टी आपको प्रत्याशी बनाती है, आप जीतते हैं, तो शुरुआती के 100 दिनों में आपके योजनाएँ क्या होंगी, प्रायोरिटीज़ क्या-क्या होंगी आपके बहराइच जनपद क्षेत्र के लिए? और क्या-क्या चीज़ें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाह रहे हैं क्षेत्र में, जिससे कि आपका जनसंपर्क और बड़ा हो और साथ में जो क्षेत्र की जनता है, उसको उसका लाभ मिल सके? और जैसे कहते हैं शिखर से शून्य से शिखर, वैसे शून्य से शिखर से लेकर के शून्य तक के जो आबादी है उसको उसका लाभ मिल सके, एक जन सामान्य को उसकी सुविधाओं का लाभ मिल सके। क्या क्या चीजें योजनाएं ऐसी और हैं जो जनता के लिए काम आ सके, जिसमें आप अपना कोई सहयोग देना चाहते हो, या सरकार को एक अपने तरीके से एक सजेशन देना चाहते हो कि इससे जनता का लाभ होगा और उसमें आपका कोई योगदान होगा? इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अगर अब बहराइच का जिक्र आता है तो बहराइच जो है शैक्षिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से देश के पिछड़े जिलों में से एक है। तो आर्थिक जो दृष्टि से पिछड़ा होता है तो उसमें स्वास्थ्य सेवाएं भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। तो सबसे पहले तो हमको अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना चाहिए। खाली ये नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम मजबूत कर लें या मेडिकल कॉलेज को मजबूत कर लें, जैसा हमने बताया कि हार्ट का डॉक्टर नहीं है या न्यूरोलॉजी में कोई नहीं है। इस तरह की बहुत से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है यहाँ पर। तो पहली प्रायोरिटी तो ये होगी कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिले मुख्यालय पर आएँ, और उसके अलावा जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हर ब्लॉकों में हैं, हालांकि पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा सुविधाएं बढ़ी हैं, बहुत डॉक्टर भी हैं, दवाइयाँ भी हैं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत कमी ये रहती है कि अवेलेबल नहीं रहते हैं, डॉक्टर अटेंड नहीं करते हैं या उपलब्ध नहीं रहते हैं, या मशीनें पहुंच गई तो टेक्नीशियन नहीं है, टेक्नीशियन है तो मशीन नहीं है। मतलब एक कुप्रबंधन जो थोड़ा बहुत है इस तरह का, इस कुप्रबंधन को दूर किया जाए अधिकारियों के साथ बैठकर पहले पहले 100 दिन में ही, और ये व्यवस्थित ढंग से जो मेडिकल जो हमारे पास संसाधन है उसका पूरा उपयोग होने लगे। ऐसे ही जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में जितने भी हमारे, जैसे आप देखिए कि आज प्राइवेट स्कूल तो बहुत सक्सेस हैं, वहीं के बच्चे मेरिट में जो भी नाम आते हैं, आप मेरिट लिस्ट दिखा के देखिएगा तो प्राइवेट स्कूल के बच्चों के ही नाम रहते हैं। महाराज सिंह, आज़ाद इंटर कॉलेज, गांधी इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जो कभी बहराइच शान थे, उनका कोई बच्चा नहीं रहता है इसमें मेरिट में आ रहा हो। तो उसका क्या कारण है, क्यों नहीं हो पा रहा है, वहाँ बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? वहाँ तो योग्य टीचर हैं, जो जो वहाँ पर सरकारी टीचर होता है, वो जब वहाँ कोई नौकरी नहीं पाता है तभी वो निजी स्कूलों में पढ़ाने जाता है। लेकिन सरकारी स्कूलों में योग्य टीचर होने के बाद भी बच्चे कम हैं और अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ज़रूर कहीं ना कहीं उसके जो है हमारी खामियां हैं जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखने की ज़रूरत है। जिन मोहल्लों के हमने नाम लिया, किनारे से आप उधर सलारपुर से चलेंगे, सलारगंज से, और आप बक्सीपुरा, घसियारीपुरा, नौवा गढ़ी, रायपुर राजा, इतना नई आबादी बसी है। अब आपका सूफीपुरा, फिर कल्पीपारा, डफालीपुरवा, इन सब में जो है आपको रास्ते की प्रॉब्लम है, जल निकासी की प्रॉब्लम है, जल पानी भरता है। इसका भी आकलन करके हम लोग टॉप प्रायोरिटी पे इसको कैसे हल किया जाए, इसको हल कराने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा जो है, जाम बहुत ज़्यादा लगने लगा है ई रिक्शा की वजह से। उससे कुछ सुविधाएं तो बढ़ी हैं लेकिन जाम भी बहुत ज़्यादा लगने लगा है। तो चौड़ीकरण का प्रपोजल चल रहा है, माननीय सांसद जी आनंद गौड़ जी प्रयास कर रहे हैं कि रोड का चौड़ीकरण होना है, बाईपास का भी काम स्टार्ट हो गया है। तो उसके अलावा और कैसे हो सकता है, ननपारा बाईपास बन ही गया है, तो कौन सा और बाईपास आके हम शहर पर ट्रैफिक का थोड़ा जितना बोझ कम कर ले जाएं, उसको हम करने का प्रयास करेंगे। हमारा ठाकुर हुकुम सिंह किसान महाविद्यालय एक ही डिग्री कॉलेज है और पिछले 50-60 सालों से यही डिग्री कॉलेज है, और कोई नया बने प्राइवेट स्कूल लखनऊ रोड पे 2-4 वही हैं। तो इसको कैसे अपग्रेड किया जाए, यहाँ पर भी टीचर्स की कमी कम है, जो
यूनिवर्सिटी यूजीसी से टीचर आते हैं वो कम है, सब निजी शिक्षकों के माध्यम से चल रहा है, सेल्फ फाइनेंस से चल रहा है। तो इसकी उपलब्धता बढ़ाई जाए, सदन में बात उठा के या शासन में लिखा पढ़ी करके कि यहाँ कॉलेज में अच्छे टीचर आए और वो बढ़े, इसका प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा विजन आपने दिया। एक जनप्रतिनिधि का जो विजन होना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने जो चीज़ें बताई, ये मुख्य मुद्दे हम लोग चूंकि निकलते हैं, जनता में जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं और देखते हैं कि पब्लिक की डिमांड क्या है। जो पब्लिक के क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक तो हमारा आपका रैपिड फायर बातचीत हो रही थी, इस रैपिड फायर में जो चीज़ें आपने बताई ये वाकई में सुनने लायक है और पब्लिक को भी चीज़ें पसंद आएगी मुझे लगता है, क्योंकि पब्लिक के मन की बात आपने करी। चूंकि आप जनता के बीच उपलब्ध हैं, इसी वजह से इन बातों को आप बता पा रहे हैं और चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि जनता की मुख्य समस्याएं क्या हैं। उन समस्याओं का समाधान के लिए आपके पास निदान भी है। तो एक अच्छे विजन के साथ आपने जो अपने बात रखी और ये हम जानना चाह रहे हैं तिलवरिया चीनी मिल ने पेमेंट नहीं किया है, बिफोर लास्ट ईयर का पेमेंट बाकी रह गया है, करीब 102 करोड़ रुपया बाकी है और उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से मैं खुद भी मिला था, मैंने पत्र भी दिया था और उसका पेमेंट नहीं हो पाया है। तो उन पेमेंट का जो है, उस पेमेंट के लिए भी जरूर बात उठाऊंगा कि जल्दी से जल्दी किसानों को पेमेंट। इस पे तो चिलवरिया मैंने देखा कि इससे मैटर क्या है कि इतना लंबा समय हो गया है लेकिन किसानों को इससे कुछ राहत नहीं मिली है। अब जो चाहता है वो प्रशासन, चीनी मिल प्रशासन जो होता है वो अपनी सारी चीजें मैनेज कर रहा है, लेकिन पब्लिक को, किसानों को उसका गन्ना का मूल्य नहीं मिल पाता है। इसके लिए जनप्रतिनिधि कुछ कर नहीं रहे हैं। मुझे जो समझ में आ रहा है कि अब तक कई लोगों का काफी लंबे समय से पेमेंट अटका हुआ है। इस पे पेमेंट दिलाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करने वाले हैं, जो भी आप बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से कहा है उसके पेमेंट के लिए और सरकार की तरफ से हो रहा है, क्योंकि वो मामला मुकदमेबाजी में चला गया है, इसलिए कोई ना कोई वो उसका एडवांटेज ले रहे हैं। लेकिन सरकार को इससे सख्ती से निपटना पड़ेगा। ये बात शासन तक जनप्रतिनिधियों को ही पहुंचानी पड़ेगी, ये पहुंचानी पड़ेगी। प्लस एक चीज एक दिमाग में होता है, एक बिजनेस माइंडसेट की मैं बात करूं तो किसी भी क्षेत्र का विकास तब होता है जब वहाँ पे इंडस्ट्रीज आती हैं। बहराइच में जो मेरा खुद का सेल्फ एनालिसिस है उसमें समझ में आता है कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। हालांकि तमाम संख्या में इंडस्ट्रीज हैं भी, लेकिन वहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मजदूर तबके के लिए काम है, अच्छे मतलब पढ़े लिखे एक रोजगार के लिए यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। तो उस इंडस्ट्री के लिए कोई आइडिया आपके दिमाग में, आपको विजन हो आपका कि इस इंडस्ट्री को लगाया जाए तो यहाँ क्षेत्र में विकास होगा। क्योंकि हालांकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन काफी गवर्नमेंट ने किया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की इंडस्ट्रीज यहाँ पे आए जिसपे आपके क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, कई शुगर मिल तो लगी है यहाँ पे, पार्ले जी और तिलोरिया शुगर मिल लगी, ननपारा है, जरवल में शुगर मिल है। तो अब यहाँ पर जो है एग्री बेस्ड ही बिजनेस ज़्यादा सफल होगा यहाँ पे, क्योंकि एग्रीकल्चर कृषि कार्य बहुत टॉप लेवल पर होता है, इससे जुड़ा। और एथेनॉल के प्लांट लगने की मैं सुन रहा था कि एथेनॉल के प्लांट लगने वाले हैं। ये पार्ले मिल में हमारे पास एथेनॉल का प्लांट तो लगा हुआ है। हाँ नहीं, शुगर मिलों में लगा है, एथेनॉल का अलग से लगने वाला है, पर्टिकुलर उसका प्लांट लगे इस तरह का। तो इस तरह का इस पर देखा जाएगा, चर्चा किया जाएगा। हर जिले के लिए एक जिला एक उत्पाद सरकार ने योजना बना रखी है, उसके लिए फाइनेंस भी दे रही है और बहुत से एफपीओ बनाए गए हैं। हर ब्लॉक में 4-5 एफपीओ हैं जो छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए काम गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। तो जो सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है उसी को गति देने की ज़रूरत है और व्यवहारिक धरातल पे वो उतर जाएं। जितनी योजनाएं चल रही हैं, मुख्य बात तो यही है। तो व्यवहारिक धरातल पे जिस दिन आ जाएंगी तो बहुत रोजगार भी दिखेगा और विकास भी दिखाई पड़ेगा। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और साथ में एक जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, किसी नेता से बात करते हैं, तो उसका विजन जानना बहुत जरूरी होता है। आपने, जो कि मैं आया लगभग 1-1.5 घंटे 2 घंटे का समय मैंने व्यतीत किया आपके साथ में, और आपके पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैंने देखा जनता से आपका जुड़ाव। जो लोग आपने जो बात कह दी उसको पत्थर की लकीर मान लेते हैं। उसका कारण भी यही है कि आपका जुड़ाव लोगों से रहा है। वो किसी भी धर्म, संप्रदाय या जाति, किसी भी कास्ट से वो आते हैं, हर आदमी आपका सम्मान करता है। एक दूसरे के प्रति आदर भाव, एक दूसरे के प्रति स्नेह, आपका उनसे जुड़ाव, ये बड़ी अच्छी देखने वाली चीज लगी। ये आमतौर पे आज के नेताओं में मुझे देखने को नहीं मिली। मैंने कई लोगों का पॉडकास्ट किया, कई लोगों से मुलाकात मैंने की, लेकिन आपने जितनी संवेदनशीलता से सहज मात्रा में लोगों से मिल करके उनकी बात सुनी और उसका निस्तारण आपने किया, ये बड़ा बेहतर लगा मुझे। साथ ही ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप यदि नेता बनते हैं, आप विधायक बनते हैं बहराइच के सदर के, तो आप इन चीजों को कंटिन्यू रखेंगे और जनता से जुड़ करके उनके जो आपका विजन है, जो जनता चाहती है, एक्चुअल में चाहती है। जैसे कहने को तो बहुत सी बातें हैं, हम बड़े बड़े मंच से हम बहुत सारे वादे कर लेते हैं, लेकिन धरातल पे उसको जो है एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने जो आपके अंदर जो संवेदनशीलता देखी इस मुद्दों को लेकर के, जनता के जो वाकई में जो जमीनी ग्रासरूट लेवल पे हैं, चाहे वो जलभराव का मुद्दा हो, चाहे मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी का मुद्दा हो, या जो भी
पर्टिकुलर क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आपने बात किया, या जो है आपके मेडिकल जो ऑटोनोमस आपका मेडिकल कॉलेज में है उसमें सुविधाएं की कमी है, या कॉलेज से लेकर या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, हर व्यक्ति के लिए आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि किस व्यक्ति के लिए क्या किया जा सकता है और अपने क्षेत्र में कैसे सुधार किया जा सकता है, बच्चों के भविष्य के लिए क्या किया जा सकता है। तो ये सब बातों को आपने कहा, आपके पास विजन अच्छा दिखता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट 2027 में दे और आप प्रत्याशी चुन करके हमारे साथ बीच में आए, और फिर दोबारा मैं आपके साथ पॉडकास्ट शुरू करूंगा। और ये मैं चाहूंगा कि उस समय आप इंटरव्यू दें और आप गर्व से कह सके कि हाँ, आपका और हमारा पॉडकास्ट हुआ था और उस पॉडकास्ट में मैंने बात कही थी और उस पॉडकास्ट को आप जमीन पे उतार के रखिए। तो नमस्कार साथियों, आप इस जो पॉडकास्ट की जो है समापन करते हैं भैया के इंटरव्यू के बाद से। मेरा नाम है आशुतोष शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे।